एसएससी सीजीएल 2022 क्रैक करके इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बन के इस जोश टॉक्स के मंच पे मैं इसीलिए खड़ा हूँ जिससे कि मैं आपके साथ अपनी जर्नी की 5 ऐसी स्ट्रेटजी शेयर कर सकूं जिससे आप भी इस एग्जाम को क्रैक कर सको। इस बात को जानने के लिए इस जोश टॉक्स को आपको एंड तक देखना होगा। हाय, मैं हूं अनिल सैनी। सीजीएल 2022 क्रैक करके मैं अपने होम स्टेट राजस्थान में अपनी डिजायर्ड पोस्ट इनकम टैक्स इंस्पेक्टर पे जोधपुर में पोस्टेड हूँ। मैं भरतपुर राजस्थान से हूँ। 8th तक मेरी फ्री एजुकेशन हुई थी। उसके बाद मैंने 10th की लोकल स्कूल से ही हिंदी मीडियम से था मैं, उसमें मेरी 72% थी। उसके बाद मैंने 12th की 2014 में, उसमें मेरी 63% थी। उसके बाद सेटिस्फेक्शन नहीं था आसपास में, क्योंकि थोड़ा सा माहौल ऐसा था कि 80 प्लस तो मतलब मिनिमम बेयर मिनिमम है। तो मैंने दोबारा की, उसके बाद 80 प्लस आई, 81 थी। उसके बाद ग्रेजुएशन करनी थी बट बीटेक करनी थी। सब लोगों की उस टाइम हाइप थी कि आईआईटी करो एनआईटी। तो उस हाइप के पीछे थोड़ा सा मैंने भी सोचा कि एक अटेम्प्ट लेते हैं। तो मैंने फिर जयपुर से एलएन से कोचिंग की। उसके बाद उसमें भी मैं फेल्ड हो गया, पर उसके बाद फिर मैंने बैक टू भरतपुर और ग्रेजुएशन की गवर्नमेंट कॉलेज से, जिसमें भी मैं 2nd डिवीज़न थी 2019 में। तो उसके बाद फिर मैंने करियर पाथ कुछ था ही नहीं। अब उसके बाद तो टोटली ऐसा था कि मतलब क्या करें। तो उसके 1-2 महीने बाद पॉज था, घर पे बैठा रहा, कुछ नहीं किया। फिर उसके बाद भैया ने बोला चल कुछ नहीं तो सीजीएल की प्रिपरेशन कर लेगी, ठीक है, क्योंकि और कुछ ऐसा तो है नहीं कि अपन कोई स्टार्टअप कर लें, कुछ ज़्यादा पैसे भी नहीं है, तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो इसलिए फिर मैंने सीजीएल की प्रिपरेशन स्टार्ट की। उसके लिए मैंने जयपुर गया, मदर्स से कोचिंग ली। मदर्स कोचिंग अच्छी थी बट उसमें जीके का प्रपोर्शन काफ़ी बहुत कम था। जीके इतनी अच्छे से नहीं पढ़ाई थी, बट अदरवाइज मैथ अच्छी थी, इंग्लिश अच्छी थी। तो मेरी प्रेपरेशन ठीक थी, बट उसके बाद मेरे को सेल्फ भी करना था। तो उसके बाद 2019 में मैंने सीजीएल का दिया, तो उसमें फेल्ड रहा मैं। डिस्क्रिप्टिव भी हुआ, सारी चीज़ें हुई, काफ़ी ठीक मार्क्स थे, बट फेल्ड था मतलब। फिर मैंने 2020 का सीजीएल दिया। जिसमें कि मैं काफ़ी डिस्ट्रैक्टेड था। और भी चीज़ों को मैंने ट्राई करने की कोशिश की, बट मैं नहीं कर पाया। बट टोटली मतलब वो तो एक फेल्ड अटेम्प्ट था। फिर उसके बाद मैंने सोचा कि बैक टू द बोर्ड आते हैं और क्या कुछ स्टार्ट करते हैं ठीक से। तो मैंने 21 की प्रिपरेशन ठीक से स्टार्ट की। इस बार भी मैंने सोचा कि जीके का पार्ट इतना ज़्यादा नहीं है, तो जीके को फिर से मैंने छोड़ दिया। अब जीके को मैंने इस बार छोड़ दिया, तो उसमें मेरे ओनली 12 मार्क्स थे। और फिर मेरे को एक छोटी सी जॉब मिली यूडीसी की नारकोटिक्स में, जो सीबीएन है ग्वालियर में, वहाँ पे फिर मेरी पोस्टिंग हुई। उसके बाद भी मेरी थोड़ी सी मतलब सेटिस्फेक्शन नहीं था, और मैं इवन डिप्रेशन में था कुछ टाइम के लिए कि 19वीं सीजीएल दे लिया, 20 भी दे लिया, 21 भी दे लिया, आईआईटी में भी फेल हो गया, 12th में भी कुछ ऐसे मार्क्स नहीं है, तो मतलब लाइफ में चल क्या रहा है ये। फिर उसके बाद मैंने सोचा कि मतलब कुछ ड्राइविंग फोर्स यहाँ से आई तो आएगी धीरे धीरे। तो इसको थोड़ा सा मैंने सोचा 10-15 दिन, और इस ड्राइविंग फोर्स के साथ मैंने इस बार 10 to 12 आवर्स पढ़ना स्टार्ट किया। और मैंने टारगेट इवन 2022 सीजीएल को किया नहीं था, मैंने टारगेट ही 2023 सीजीएल को किया। खान सर की वीडियो देखना स्टार्ट किया, अमन वशिष्ठ सर की वीडियो देखना स्टार्ट किया, और धीरे धीरे मेरे को लगा कि अब कॉन्फिडेंस आ रहा है। और इवन जब एग्जाम देने वाला था ना, तो भी मतलब 23 सीजीएल मेरा टारगेट में था। इवन मैंने प्री की भी प्रिपरेशन नहीं की और मेंस की भी नहीं की, मेरा सीधे टारगेट था ओनली 23 मेंस। बट उस दिन मेरा जब एग्जाम था तो उसमें मेरा फ्लो अच्छा बैठा, और 130 रैंक अचीव कर पाया मैं। आज मैं जोश टॉक्स पे इसलिए आ जाऊँ क्योंकि मैं आपके साथ में अपनी एक ऐसी 5 स्ट्रेटजी शेयर कर सकूँ, और कि जिससे आप भी आसानी से इस साल अपने सीजीएल को क्रैक कर सको। इन 5 पॉइंट्स में से पॉइंट नंबर 1 सबसे इंपॉर्टेंट है। इसके लिए आपको वीडियो के एंड तक बने रहना होगा। पॉइंट 5 आपका ये रहेगा कि सीजीएल के एग्जाम में ज़्यादातर लोग मैथ्स बैकग्राउंड से होते हैं, इंग्लिश मीडियम भी होते हैं। मैं तो हिंदी मीडियम था, बट लोग नॉर्मली मैथ बैकग्राउंड इंग्लिश मीडियम से होते हैं। तो उसमें जीके का प्रपोर्शन थोड़ा सा अभी ज़्यादा हो गया है, तो जीके पे पहले फोकस नहीं करते, तो अभी जीके पे फोकस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैंने पिछली 3 बार सीजीएल दिया था, 2019, 20, 21 में मेरे जीके के मार्क्स 10 to 12, 10 to 14 रहे थे। अभी मैंने 22 में मेरा जीके का पोर्शन बढ़ गया, तो मैंने इसके लिए हिस्ट्री के लिए खान सर की वीडियोज़ देख सकते हैं, जिसमें कि 125 वीडियोज़ हैं जो मैंने खुद ने पर्सनली देखी। उनको मैंने ओनली 20 डेज में कंप्लीट किया। तो आप थोड़ा कम टाइम में थोड़ा ज़्यादा टाइम लेंगे तो आपको 30 डेज लग जाएंगे। अदरवाइज उसको आप इजीली मतलब बिना हेक्टिक तरीके से पूरा तरीके से देख सकते हैं। खान सर की वीडियोज़ में एक स्पेशलिटी क्या रहती है कि वो बोर नहीं होने देते, क्योंकि आप नॉर्मली किसी भी जीके के टीचर की वीडियोज़ देखेंगे तो आप नॉर्मली बोर हो जाएंगे। तो उससे हम जीके में बोरियत होती है, देखने का मन नहीं करता। तो उससे थोड़ा बचने के लिए अब बेसिक स्ट्रक्चर बन जाता है उससे, कि खान सर की हिस्ट्री देखी
उसके बाद उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो करने ही है। सारी जीके में आपको सबसे इंपॉर्टेंट है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। जब आप हिस्ट्री की वीडियोज़ को एक बार कंप्लीट कर लो, उसके बाद आप पॉलिटी की वीडियोज़ को कंप्लीट कर लो, बायोलॉजी की वीडियोज़ को कंप्लीट कर लो, और उसके बाद लास्ट में आपको करना प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही हैं। कहीं से भी पढ़ोगे आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही पढ़ने पड़ेंगे। जैसे कि परमार एसएससी भी आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर सकते हैं, काफ़ी हेल्पफुल है। इससे आप स्टैटिक जीके जो भी है जितनी की, उससे 50+ मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। फिर आपको करंट जीके आती है, जैसे कि आप 10 to 15 मार्क्स और बढ़ा सकते हैं। तो आप टारगेट करेंगे तो ओनली इतना करने से भी आपके 60+ मार्क्स आराम से आ सकते हैं, जिसमें आपको एटलीस्ट 6 मंथ लगेंगे। पॉइंट नंबर 4 है आपके लिए कि हम सभी लोग सोचते हैं कि जल्दी से जल्दी जॉब लगे। तो जल्दी से जल्दी जॉब लगने के चक्कर में हम सोचते हैं कि एक बार ये एग्जाम भी दे लें, एक बार वो एग्जाम भी दे लें, बट ऐसा करके हम क्या अपना टाइम वेस्ट ही कर रहे होते हैं। मेरी नज़र में जैसे कि मैंने खुद ने पर्सनली ओनली सीजीएल के एग्जाम को टारगेट किया, 2019 का सीजीएल दिया, 20 का दिया, 21 का दिया, 22 का दिया। बट अब ऐसे बीच में टारगेट हो गई, चलो एक सीपीओ का भी दे लेते हैं, सीएचएसएल का भी दे लेते हैं, ये भी दे लेते हैं, वो भी दे लेते हैं। तो उससे क्या होता है कि आपका एक एग्जाम में फोकस नहीं रह पाता। आप कुछ भी कहो, स्लाइड डिफरेंस तो रहता ही है एग्जाम्स में, चाहे आप सीएचएसएल का हो, देखने में सिलेबस सेम लगता है सारा, बट आप जब फाइनल देखोगे तो उसमें कुछ ना कुछ आपको स्लाइड डिफरेंस मिलेगा, और वो स्लाइड डिफरेंस इसमें अलग रहता है, उसमें अलग रहता है, तो आप कुछ ना कुछ एग्जाम में गड़बड़ कर दोगे। तो उससे बचने के लिए मेरा पर्सनली सजेशन ये रहेगा कि आप ओनली सीजीएल के एग्जाम पर फोकस करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। यूपीएससी के बाद में काफ़ी रेपुटेटेड जो जॉब्स हैं वो ओनली सीजीएल ही दे पाता है। अपना थर्ड मेन पॉइंट है कि प्रोडक्टिविटी कैसे इंक्रीज रखें हम लगातार, क्योंकि हमने प्रेपरेशन स्टार्ट कर दी। अब हमारी प्रोडक्टिविटी क्या होती है कि एक दिन तो हम पढ़े 10 घंटे, एक दिन पढ़े 12 घंटे, एक दिन पढ़ रहे हैं 6 घंटे, हमने सैटरडे संडे का ऑफ ही ले लिया। बट ऐसे प्रोडक्टिविटी आप लगातार सेम लेवल पे बनाए रखने के लिए कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, क्योंकि आप डेली अगर नॉर्मल तरीके से सोचोगे कि आज स्टार्ट किया और ऐसे ही कुछ ना कुछ पढ़ेंगे, मैथ कर लेते हैं, इंग्लिश कर लेते हैं, तो ऐसे प्रोडक्टिविटी नहीं रहेगी। आपको प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना पड़ेगा, उसके लिए कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा सोचना पड़ेगा और लोग कि मैं कहाँ कमी कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, कि मेरे को ये करना चाहिए। जैसे मैं पर्सनली क्या करता था, मैं पर्सनली ऐसा करता था कि मैं सुबह जगा, सबसे पहले मैं फ्रेश हुआ, उसके बाद मैं करता था कि मैं थोड़ी सी 15 मिनट एक्सरसाइज करता था। जैसे मैं काफ़ी हैवी एक्सरसाइज करता था मैं, आप थोड़ी नॉर्मल एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। शुरुआत में थोड़ी सी प्रॉब्लम रहती है कि 7 की जगह 8 घंटे नींद आएगी, बट बाद में क्या रहेगा कि आप जैसे ही महीने भर आधा देखोगे तो आपकी प्रोडक्टिविटी थोड़ी बढ़ चुकी होगी। आप देखोगे कि डेली आप रूटीनली 10 to 12 आवर्स पढ़ सकते हैं। इवन दिन में भी आप काफ़ी अच्छे से पढ़ पाएंगे, जिनमें जो खाना खाने के बाद आपको नींद आती है उस टाइम पे भी आपको नींद नहीं आएगी। तो ऐसी चीज़ें कुछ ना कुछ आपको अपने पर्सनली देखना पड़ेगा। मैं तो सजेस्ट एक्सरसाइज करूंगा, बट आप अपने अकॉर्डिंग भी कुछ ना कुछ देख सकते हैं। अपने सीजीएल के एग्जाम में अगर हम स्टार्ट से देखें ना, तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि हम स्टडी को कैसे ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। कि जैसे कि अपने को मैथ्स और इंग्लिश से स्टार्ट करनी चाहिए। जैसे मैंने पर्सनली ऐसे किया था कि मैं हिंदी मीडियम से था, तो मेरे को इंग्लिश पे भी काफ़ी फोकस करना था और मैथ पे भी काफ़ी फोकस करना था, क्योंकि 4-5 साल से मैं इतना ध्यान से पढ़ भी नहीं रहा था। तो मैंने पर्सनली सबको रिकमेंड करता हूँ, इवन जो अमन वशिष्ठ सर हैं इंग्लिश के, वो भी ये रिकमेंड करते हैं कि एक बार में 2 सब्जेक्ट को कवर करें। जैसे कि मैथ और इंग्लिश को आप पहले कवर करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो एक ऑर्गेनाइजेशन करने का आपका अपना भी तरीका हो सकता है कि सबसे इम्पोर्टेंट होता है ये कि आप कैसे ऑर्गेनाइज करें अपनी स्टडीज़ को। जैसे कि मैंने आपको एक प्लान बताना चाहूँगा कि जैसे कि आप पहले 6 महीने में मैथ एंड इंग्लिश को कवर करें और अगले 6 महीने में आप जीके और रीजनिंग को कवर करें। जी, जिसमें कि आपका रीजनिंग का पार्ट ओनली 20 to 30% रहेगा और 60 to 70% आपका ऑब्वियसली जीके का रहेगा। तो ये तो एक ब्रॉड लेवल पे हुआ ऑर्गेनाइजेशन का तरीका। और आपको एक डेली के लेवल पे भी ऑर्गेनाइज करना होगा कि जैसे कि आपको मैथ करनी है, तो मैथ में आपका ऐसा रहेगा कि आप डेली उस 100 क्वेश्चंस करें और उन 100 क्वेश्चंस में आप पार्ट वाइज बांटें। जैसे कि 10 क्वेश्चंस इस चैप्टर से, 5 क्वेश्चंस इस चैप्टर से, 5 इस चैप्टर से, 5 उस चैप्टर से, जिससे कि क्या रहेगी आप फाइनल में जाते जाते आप सिलेबस को पूरा आपको एक बार में लर्न रहे। ऐसा नहीं होगी मतलब आप सिलेबस कंप्लीट हो गया, अब आपको जो पहला चैप्टर है उसको फिर से रिवाइज करना पड़ रहा है। तो उससे बचने के लिए आप थोड़ा सा ऐसा कर सकते हैं कि अपनी स्टडी को ऑर्गेनाइज अच्छे से करें। ऐसे ही आप जीके को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं सेम इसी तरीके से। ऑर्गेनाइजेशन के साथ में आपको थोड़ा ऑप्टिमाइजेशन भी इंपॉर्टेंट होता है। जैसे ऑप्टिमाइजेशन क्या है कि अपने को हर 15 दिन में ये ऑप्टिमाइज करना होता है कि हमने लास्ट 15 डेज में कितना कवर कर लिया, फिर आपको नेक्स्ट 15 डेज में कितना कवर करना है। तो ये थोड़ा सा अपने को ध्यान रखना होता है कि ऑप्टिमाइजेशन कैसे करें और करते रहें लगातार। ये फोर्टनाइटली करना काफ़ी सफिशिएंट रहता है और आप अपने अकॉर्डिंग वीकली भी कर सकते हैं, मंथली भी कर सकते हैं, बट फोर्टनाइटली अकॉर्डिंग टू मी इज बेस्ट।
लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, ये मतलब आपने सारी प्रिपरेशन कंप्लीट कर ली, आपने खान सर की वीडियो देख ली, आपने ये भी कंप्लीट कर लिया, मैथ्स की भी वीडियो कंप्लीट कर ली, आपके मॉक्स में आपको 99 परसेंटाइल आ रही है, आपकी रैंक मॉक्स में 100 में आ रही है, टॉप 100 में आ रही है, टॉप 10 में आ रही है, बट आप लास्ट में लैग कर सकते हैं। और वो कैसे होता है कि आप फाइनल में अगर आप प्रेशर ले गए ना तो आप लैग कर जाओगे, और इस लैग से बचने के लिए आपको थोड़ा सा सोच के चलना पड़ेगा पहले ही, क्योंकि आप फाइनल के टाइम में नहीं सोच पाओगे। इस टाइम इस चीज़ के बारे में तो आपको पहले ही सोचना पड़ेगा कि अगर ये चीज़ पॉइंट में आती है तो इससे कैसे बचना है। यदि किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे आप प्रेशर फील करोगे तो आपको उससे बचने के लिए क्या करना चाहिए। जैसे इसके लिए मैं आपको 2-3 तरीके बता सकता हूँ इससे कि प्रेशर से बचने के लिए आप क्या कर सकते हैं। जैसे कि प्रेशर आने के तरीके क्या होते हैं। प्रेशर फैमिली से प्रेशर आता है, एग्जाम का ऐसे रहता है कि इसी एग्जाम में अपने को जॉब लेनी है, और प्रेशर ऐसे रहता है कि 1-2 क्वेश्चन आपसे मिस हो गए तो कि ऐसा लगता है कि अब तो ये मेरा एग्जाम बेकार जाएगा, अब तो इस एग्जाम में मैं कुछ कर ही नहीं सकता, 10 मिनट से मैं 3 क्वेश्चन बेकार कर दिए, अब 10 मिनट में 3 क्वेश्चन पे पड़ा हुआ हूँ, क्या किया मैंने ये मतलब ऐसा लगता है कि मैंने कोई पाप कर दिया। बट ऐसा नहीं होता है एक्चुअली। आपको इस प्रेशर से बचने के लिए 2-3 तरीके फॉलो कर सकते हैं। जैसे कि आप एग्जाम में जाने से पहले सोचे कि रखें कि मतलब ये कोई लास्ट एग्जाम नहीं है। आप यदि 24 का एग्जाम क्रैक नहीं कर पा रहे, कोई बात नहीं, मैं 25 का दे लूँगा, 25 भी नहीं तो मैं 26 का दे लूँगा। ये चीज़ आप दिमाग में रख सकते हैं। इसलिए नहीं कि मतलब आपको मतलब प्रेशर बिल्कुल जीरो करना है, जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि प्रेशर जीरो कभी हो ही नहीं सकता, जीरो करना भी नहीं है, तो थोड़ा सा मिनिमाइज हो जाता है उससे। ऐसे ही आप क्वेश्चन को करते समय ये सोच के चलें कि अगर ये क्वेश्चन मेरे से नहीं हुआ तो ये किसी से भी नहीं होगा। अगर आप ऐसा सोचेंगे तो आपको एक एक्स्ट्रा कॉन्फिडेंस रहेगा, और इस कॉन्फिडेंस के साथ में आप बच्चे को जो एग्जाम है उसको आप काफ़ी फ्लो से दे पाओगे। और फैमिली के प्रेशर से बचने के लिए आप मेरे ख्याल से आप दोस्तों से डिस्कस कर सकते हैं, और आप स्टडी में कुछ भी मटेरियल में प्रॉब्लम है, कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम है, तो उसके लिए आप दोस्तों से डिस्कस कर सकते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है। मेरे ग्रुप में जितने भी फ्रेंड्स हैं एक्चुअली उनमें से ज़्यादातर लोग इंस्पेक्टर पे सेलेक्ट हो चुके हैं, और 1-2 रह गए हैं तो उन्होंने किसी ने टीचिंग लाइन चूज कर ली, किसी ने कुछ कर लिया, तो सभी सक्सेसफुल हैं, क्योंकि हम सभी लोग ग्रुप डिस्कशन करते हैं, और ये ग्रुप डिस्कशन हम सभी लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रही है। और ये एक बोनस पॉइंट आपके लिए कि जब आपने एग्जाम दिया, हम भी एग्जाम देते हैं, सभी एग्जाम देते हैं, तो उसके बाद ऐसा लगता है कि यार जो मैंने प्रिपरेशन की उससे तो क्वेश्चन अलग आ गए, इस बार एसएससी ने ऐसा बना दिया, इस बार ऐसा कर दिया। तो इनसे बचने के लिए मेरे ख्याल से आप मेहनत इतनी करो कि भगवान भी आपको लकी बना दे, जिससे कि आपको कभी भी अनलकी फील ना हो। अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देखी है तो मेरा जोश टॉक्स पे आने का मोटिव पूरा हुआ। ऑल द बेस्ट फॉर योर नेक्स्ट एग्जाम।